हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यूपीएससी के जनरल स्टडीज पेपर 1 के अंतर्गत कला और संस्कृति को पढ़ रहे हैं। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे स्तूप। स्तूप क्या होता है ना। स्तूप एक अंडाकार मतलब उल्टे यू की भांति एक संरचना होती है जो बौद्ध धर्म से सामान्यतः संबंधित होती है ना। इस तरह का स्तूप होता है। बौद्ध धर्म में आपने बहुत सारे स्तूपों को देखा होगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। ठीक है, ये इस तरह से ये उल्टा यू की तरह होता है ये यहाँ पे ये। ठीक है, इसके ऊपर ये जो हर्मिका रहती है ना, हर्मिका, इस पे ये ये रहता है। 3 छत्र लगे होते हैं, छोटे छोटे, है ना। 3 छत्र लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ से ये पेक होता है पूरा। ठीक है, यहाँ ये क्या होता है, ये चबूतरा होता है। और उसके आगे एक और होता है, ये प्रदक्षिणा पथ होता है। और यहाँ से एक और देखते हैं तो ये वेदिका होती है ना। स्तूप की वेदिका होती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये अंड होता है, अंड कहते हैं इसे। ये हर्मिका होती है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, हर्मिका। ये स्तूप का सबसे पवित्र स्थल होता है ना। जैसे जो भी स्तूप होता है उसका जो भी पार्ट होता है, जैसे शारीरिक स्तूप है तो यहाँ शरीर के जो भी अंग है यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, 3 छत्र होते हैं, है ना। ये जो तीर निकला हुआ है ये यष्टि होती है। 3 छत्र क्या होते हैं, श्रद्धा, समानता, उदारता के प्रतीक होते हैं। किसके होते हैं, श्रद्धा, समानता और उदारता के प्रतीक होते हैं। ये तीनों उदारता के प्रतीक होते हैं स्तूप में। ठीक है, तो ये स्तूप स्तूप की संरचना है। अब स्तूप कितने प्रकार के होते हैं, स्तूप सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है शारीरिक स्तूप। शारीरिक स्तूप ना, शारीरिक स्तूप में क्या होता है, जो बुद्ध या उनके शिष्य वगैरह जो भी होते हैं उनके शरीर के अंगों, जैसे केस हो गए, है ना, केस हो गए, अस्थि हो गई, इन चीजों को स्तूप में रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, हर्मिका के अंतर्गत रखा जाता है। तो ऐसे स्तूप क्या कहलाते हैं, शारीरिक स्तूप कहलाते हैं। दूसरा आता है पारिभौमिक स्तूप। पारिभौमिक स्तूप है ना। पारिभौमिक स्तूप में क्या होता है, जो इनके द्वारा बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके द्वारा कोई चीज अगर यूज की जाती है, जैसे चरण पादुका, चरण पादुका, है ना, चरण पादुका, या फिर भिक्षा पात्र, भिक्षा पात्र, इस तरह के अगर स्तूप, इस तरह की चीजें स्तूप के अंतर्गत रखी जाती है तो वो पारिभौमिक स्तूप कहलाते हैं। तीसरा आता है उद्देशिक, उद्देशिक, उद्देशिक स्तूप। उद्देशिक स्तूप में क्या होता है कि जो, जैसे बुद्ध हो गए, जो बौद्ध धर्म से संबंधित लोग हैं, जो कहीं की यात्रा अगर कर रहे हैं तो उससे संबंधित, जैसे सारनाथ, इस तरह के, है ना, तो वहां पे उद्देशिक स्तूप बनाए जाएंगे, है ना। यात्रा से संबंधित या उनके मतलब यात्रा से संबंधित ऐसी चीजों के उद्देशिक स्तूप बनाए जाते हैं। चौथा आता है संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप, संकल्पित स्तूप में क्या होता है, जो परिवर्ती काल में जो लोगों ने स्तूप बनाए बौद्ध धर्म को लेकर, है ना, कुछ संकल्प लिया कि यार यहाँ पे ऐसा है ना, इसमें कुछ रखा नहीं जाता है, लेकिन संकल्प लिया जाता है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, है ना, कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित हम स्तूप बना रहे हैं, संकल्प लेके इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार किया जाना है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से 4 तरह के स्तूप होते हैं। ठीक है, अब हम प्रमुख स्तूपों को देख लेते हैं। प्रमुख स्तूप कौन कौन से, नेपाल के पिपरवहा में एक स्तूप पाया गया है,
ना, पीपरवाह क्षेत्र, पीपरवाह क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद हम सारनाथ में, सारनाथ में, सांची में, सांची में, मध्य प्रदेश में, है ना, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सारनाथ में मतलब सांची में भी पाया गया है। ठीक है, भरूच स्तूप, भरूच स्तूप, ये भी मध्य प्रदेश के सतना जिले में। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप, है ना, इसको धान्य कटक भी हम बोलते हैं, धान्य कटक। ठीक है, नागार्जुन कोंडा, है ना, नागार्जुन कोंडा। ठीक है, इन सब की आप नेट से विशेषताएं भी देख सकते हैं, आपको इससे फायदा होगा। ठीक है, सारनाथ, सांची, सांची की विशेषता क्या है, यहाँ पे है ना, बुद्ध के जो 2 शिष्य थे, कौन कौन से, सारिपुत्र और महामोगदलायन, इनके अवशेष रखे गए हैं। है ना, भरूच स्तूप सतना, सतना में क्या क्या विशेषताएं है ना, शुंग वंश से संबंधित भी कुछ जानकारी मिलती है वहाँ, है ना, तो वो भी आप देखना है। अमरावती स्तूप, अमरावती स्तूप में क्या विशेषताएं है ना, स्तूपों से संबंधित। नागार्जुन कोंडा में क्या विशेषता है, ये आप नेट से सर्च करके पढ़ सकते हैं आसानी से। मैंने मेन पॉइंट आपको बता दिए। ठीक, अब आता है हमारा चैत्य। चैत्य, चैत्य क्या है, चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा गृह है। बौद्ध धर्म में जो पूजा का स्थल होता है वो चैत्य कहलाता है। बौद्ध धर्म में पूजा गृह चैत्य कहलाता है। ये कैसे बनता है, ये पहाड़ी से काटकर बनाया जाता है। चैत्य को पहाड़ियों से काटकर बनाया जाता है, पहाड़ियों से काटकर बनाया जाता है। इसका उदाहरण कौन सा हो जाएगा, कार्ले का चैत्य, ये बहुत फेमस चैत्य, कार्ले का चैत्य। ठीक है, अब आता है हमारा विहार। विहार, है ना, विहार क्या है, विहार निवास स्थल है ना, जैसे चैत्य क्या था, पूजा गृह थे, विहार निवास स्थल है ना, साधु सन्यासियों का रहने का स्थल विहार। ठीक है, एक प्रमुख विहार है उदयगिरी, उदयगिरी खंडगिरी, खंडगिरी ना, ये कहाँ है, ये उड़ीसा में। ये खारवेल जो एक राजा था वहां का, उसने बनवाए थे, खारवेल राजा ने बनवाए थे। और किन के लिए बनाए थे, जैन, जो जैन संत वगैरह थे उनके रहने के लिए निवास स्थल ये बनाए थे। किसने बनवाए थे, खारवेल ने बनाए थे। ठीक है, तो हमने 3 चीजें यहाँ पे देख ली, कौन कौन सी देख ली, सबसे पहले स्तूप देखा, स्तूप के विशेषताएं जानी, और स्तूप कौन कौन से महत्वपूर्ण है वो जाना। उसके बाद हमने देखी चैत्य, चैत्य कार्ले का चैत्य वगैरह देखा। उसके बाद विहार, विहार में उदयगिरी खंडगिरी के बारे में जाना। अब हम देखेंगे मंदिर स्थापत्य, है ना, मंदिर स्थापत्य। तो मंदिरों की स्थापना कब से हुई, मंदिरों की स्थापना होती है 319 ईस्वी में गुप्त काल से, है ना, 319 ईस्वी में गुप्त काल से मंदिरों की स्थापना मानी जाती है ना। मंदिर स्थापत्य में 3 शैलियां प्रमुख है ना, कौन कौन सी शैलियां प्रमुख है, 3। पहली आती है हमारी द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्थापत्य कला, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला। दूसरी आती है बेसर, और तीसरी आती है नागर शैली।
नागर मंदिर स्थापत्य कला, है ना। द्रविड़ कहाँ से कहाँ तक है? द्रविड़ है हमारी कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी मतलब साउथ में। नागर कहाँ से कहाँ तक है? नागर है हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला तक, ठीक है। और बेसर क्या है? बेसर इन दोनों का, द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रण का जो मतलब दोनों के मिश्रित तत्व जिसमें नजर आते हैं वो बेसर शैली कहलाती है। तो ये कहाँ से? ये विंध्य से लेके कृष्णा नदी घाटी तक है ना। विंध्य पर्वतमाला से लेके कृष्णा नदी घाटी तक है, ठीक है। तो ये 3 महत्वपूर्ण स्थापत्य होती है। अब हम मंदिर स्थापत्य के प्रमुख अंग देख लेते हैं, है ना। मंदिर स्थापत्य के अंग, मंदिर स्थापत्य के अंग कौन कौन से अंग होते हैं, है ना। सबसे पहले आता है अधिष्ठान। अधिष्ठान है ना, चबूतरा जिसे हम बोलते हैं, ये नागर शैली में एक अनिवार्य होता है ना। चबूतरा के ऊपर भगवान की मतलब एक इस तरह से ऊपर चढ़ने के लिए मतलब कि यहाँ पे होगा दर्शन, एक वो रहता है, अधिष्ठान बना रहता है, ठीक है। ये चबूतरा भी हम इसको कहते हैं। दूसरा आता है अधिष्ठान के बाद दूसरा आता है शिखर। तो शिखर में हम देख लेते, नागर शैली में शिखर कैसा होता है? नागर शैली में शिखर होता है रेखीय, और द्रविड़ शैली में होता है पिरामिड नुमा, ठीक है। तीसरा आता है शीर्ष। शिखर आप समझ रहे हैं ना, शिखर मतलब जैसे ऊपर चढ़ते हैं ना इस तरह से, ये मंदिर है, मंदिर के ऊपर में इस तरह से ये शिखर कैसा होगा, है ना। और शिखर के बाद ये आता है शीर्ष। शीर्ष को हम देखते हैं, शीर्ष नागर शैली में कौन सा होता है? नागर शैली में आमलक की संरचना होती है, आमलक, है ना। जो आम के पत्ते आपने बहुत सारी जो मंदिरों में देखा होगा इस तरह का। और द्रविड़ शैली में होता है स्तूपिका के समान, है ना, स्तूपिका के समान। चौथा आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण चौथा आता है गर्भगृह। गर्भगृह जहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति होती है ना। गर्भगृह जहाँ पे किसी देवी देवता की मूर्ति होती है। तो गर्भगृह में नागर शैली में जो गर्भगृह होता है वो वर्गाकार होता है, और द्रविड़ शैली में आयताकार होता है, ठीक है। गर्भगृह के बाद 5वां नंबर आता है हमारा परकोटा या दीवार। परकोटा जिसे हम दीवार भी बोलते हैं, है ना। ये साउथ के मंदिरों में अनिवार्य रूप से आपने देखा होगा कि दीवार से घिरा हुआ मंदिर रहता है ना। तो द्रविड़ शैली में सामान्यतः परकोटा दीवार पाई जाती है ना। और जो नागर शैली में ऐसा सामान्यतः नहीं देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा छठा आता है गोपुरम या प्रवेश द्वार। गोपुरम जिसे हम प्रवेश द्वार बोलते हैं, प्रवेश द्वार। गोपुरम यो होता है जहाँ पे जैसे साउथ के बहुत सारे मंदिरों में बहुत ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार पाए जाते हैं, है ना। बहुत ऊंचे ऊंचे प्रवेश द्वार पाए जाते हैं, ये उनकी विशालता का प्रतीक
भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रवेश द्वार भी इनका मंदिर स्थापत्य की विशेषता होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नागर शैली। मैंने पहले जो बताया था वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, अब हम जानेंगे नागर शैली को डिटेल में। नागर शैली, ठीक है, तो ये मैंने बता दिया कहाँ से कहाँ पहले, हिमालय से लेके, है ना, ये कहाँ से पहले हिमालय से लेके विंध्य पर्वतमाला, मतलब उत्तर भारत के जो भी मंदिर होते हैं सामान्यतः वो नागर शैली से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, नागर शैली से मिलकर बने होते हैं, और ये चतुष्कोणीय होते हैं, चतुष्कोणीय होते हैं, है ना, चतुष्कोणीय होते हैं। और ये मैंने जो पहले विशेषता बताई थी नागर शैली की वो सब तो आएगी सही। अब इसमें हम अपने उदाहरण देख लेते हैं। जो उड़ीसा के मंदिर होते हैं, उड़ीसा के जो मंदिर है, उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। उड़ीसा के जो मंदिर होते हैं वो शुद्ध नागर शैली का मंदिर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे उड़ीसा का कोई मंदिर का उदाहरण आप बता सकते हैं, जैसे पुरी का जगन्नाथ मंदिर, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। और उदाहरण में इसमें देखेंगे हम मध्य प्रदेश के जो खजुराहो मंदिर समूह, खजुराहो मंदिर समूह, खजुराहो मंदिर समूह, है ना। खजुराहो मंदिर समूह में कौन कौन से होते हैं? कंदरिया महादेव का मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, है ना। ये किसने बनवाए थे? ये जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल शासकों ने बनवाए थे। चंदेल शासकों ने बनवाए थे। कब बनवाए थे? 10वीं शताब्दी के आसपास चंदेल शासकों ने बनवाए थे। कब बनवाए थे? 10वीं सदी के आसपास, सदी के आसपास। ठीक, यहाँ पे जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर आपको मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो राजस्थान और गुजरात के मंदिर भी हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत, नागर शैली के अंतर्गत। राजस्थान और गुजरात के मंदिर समूह कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे राजस्थान का दिलवाड़ा का जैन मंदिर, है ना, दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये किसने बनवाया था? जैन मंदिर ये बनवाया था विमल शाह ने बनवाया था। आप अगर इसको सर्च करेंगे तो किसने बनवाया था? विमल शाह ने बनवाया था, है ना। गुजरात के मंदिरों में अगर आप देखोगे तो मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, सूर्य मंदिर ये आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये नागर शैली के प्रमुख मंदिर हैं। अब आते हैं हम द्रविड़ शैली के मंदिर, या द्रविड़ शैली और उससे संबंधित कौन कौन से मंदिर है। द्रविड़ शैली, द्रविड़ स्थापत्य शैली के मंदिर, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ है? मैंने पहले बता ही दिया था कहाँ से कहाँ है। ये कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ठीक है, और इनका विकास पल्लव जो शासक थे जब से स्टार्ट हुआ है। पल्लव शासकों ने द्रविड़ शैली कला के मंदिरों का निर्माण प्रारंभ किया था, लेकिन जो शीर्ष रहा है द्रविड़ कला शैली का, वो शीर्ष कहाँ रहा है? चोल साम्राज्य के दौरान रहा है। चोल साम्राज्य, चोल राजाओं ने द्रविड़ स्थापत्य को शीर्ष या चरम पर पहुंचाने का कार्य किया है।
पल्लव स्थापत्य में भी 4 शैलियां हैं, है ना। 4 शैलियां कौन कौन सी है? महेंद्र वर्मन शैली पहली है, महेंद्र वर्मन शैली पल्लव के अंतर्गत है ना, पल्लव के अंतर्गत महेंद्र वर्मन शैली। दूसरी है मामल्य शैली, मामल्य शैली। तीसरी है नरसिंह वर्मन फर्स्ट, तीसरी है राज सिंह शैली, जिसे नरसिंह वर्मन सेकंड बोलते हैं, राज सिंह शैली, राज सिंह शैली। और चौथी है नंदीवर्धन शैली, नंदी वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली, नंदी वर्मन शैली। ठीक है, तो ये पल्लव के अंतर्गत ये 4 शैलियां आती है। अब आते हैं हम चोल साम्राज्य के अंतर्गत कैसे इनका विकास हुआ। चोल, है ना, चोल स्थापत्य। चोल स्थापत्य के अंतर्गत देखते हैं तो ये जो दक्षिण भारतीय वास्तुकला का इसे स्वर्णकाल कहा जाता है। दक्षिण भारत की स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है ना। एक इतिहासकार थे फर्ग्यूसन, फर्ग्यूसन, इन्होंने चोल स्थापत्य की बहुत प्रशंसा करी है ना। इनने चोल स्थापत्य की बहुत प्रशंसा करी है। अब इनके प्रमुख मंदिरों में हम देखते हैं तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये किसने बनाया था? ये बनाया था राजराज फर्स्ट ने, राजराज चोल राजा था राजराज फर्स्ट ने बनाया था। एक मंदिर गंगई कोंड चोलपुरम में भी है बृहदेश्वर मंदिर, वो किसने बनवाया था? वो बनवाया था राजेंद्र फर्स्ट ने। ये आपको याद रखना है। 2 बृहदेश्वर मंदिर है, एक तंजौर का है और एक गंगई कोंड चोलपुरम में भी है, वो बनाया था राजेंद्र फर्स्ट ने बनवाया था। ठीक है, चोल साम्राज्य में, है ना। तो चोल साम्राज्य कब, मतलब 9वीं से लेके 11वीं सदी तक ये अपने शीर्ष पर था, है ना। 9वीं से 11वीं सदी में जो चोल राजाओं ने जो मंदिरों का निर्माण कराया वो काफी भव्य मंदिर थे। और साउथ में आप जाएंगे तो इस तरह के मंदिर आपको विशालता के प्रतीक के रूप में देखे जा सकते। अब आएंगे हम विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य क्या हुआ। विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत, विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत जो कृष्ण, इसकी स्थापना तो आपको पता ही होगा हरिहर बुक्का ने की थी। और इसके प्रमुख शासक कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, केडीआर जी ने कहते। इन्होंने द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण कराया और इसमें प्रमुख मंदिर कौन से थे? विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर। कौन से थे? विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर। हजारा स्वामी मंदिर ये इसमें काफी प्रमुख थे। ठीक है, और इनमें क्या होता था, एक मंडल होता था कल्याण मंडप। ये महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। कल्याण मंडप क्या होता था? कल्याण मंडप एक बहुत बड़ा सभा कक्ष होता था जहाँ पे आर्थिक राजनीतिक गतिविधियों का संचालन भी होता था। जैसे शादी विवाह भी वहाँ पे आयोजित किए जाते थे, बड़े बड़े स्तंभ लगे होते थे, उसे कल्याण मंडप कहते थे। ये विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत था। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक बार पूछा जा चुका है। तो कल्याण मंडल किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य में जो बड़े बड़े स्तंभों का मंदिर
के से संलग्न जो चीजें होती है, जहाँ शादी विवाह आदि आयोजित किए जाते हैं, वो कल्याण मंडप कहलाता है। अब आती है हमारी मंदिर स्थापत्य की अंतिम शैली, बेसर शैली, जो किसका मिश्रण है? बेसर शैली किसका मिश्रण है? द्रविड़ शैली और बेसर स्थापत्य कला द्रविड़ शैली और नागर शैली का मिश्रण है, बेसर शैली। और ये कहाँ से कहाँ तक है आपको पता है? ये है विंध्य पर्वतमाला से लेके कृष्णा नदी तक ये फैले हुए हैं। तो इसमें इन्होंने किन इनको संरक्षण दिया? जो राष्ट्रकूट शासक थे ना, राष्ट्रकूट शासकों ने इनको संरक्षण दिया। प्रमुख मंदिर कौन सा हो जाएगा? प्रमुख मंदिर है जो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर है। एलोरा का, एजेंटा एलोरा का, जो एलोरा वहां पे एक शहर, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। ये राष्ट्रकूट शासक था। तो ये बेसर शैली, बेसर स्थापत्य शैली का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसमें द्रविड़ शैली के भी तत्व मिलते हैं और नागर शैली के भी तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो ये बेसर स्थापत्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, एक और उदाहरण देखते हैं, होयसलेश्वर मंदिर। होयसल शासकों ने भी इसको संरक्षण दिया। कौन से? होयसल शासकों ने भी इनको संरक्षण दिया, है ना। हेलबिडे में, हेलबिडे में बना कौन सा मंदिर? होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर, होयसलेश्वर मंदिर, ये काफी महत्वपूर्ण है ना। तो ये बेसर स्थापत्य शैली हो गई। तो हमने पूरी क्या क्या पढ़ लिया? आज स्तूप पढ़ लिया, है ना, स्तूप पढ़ लिया, चैत्य पढ़ लिया, विहार पढ़ लिया, है ना। मंदिर स्थापत्य कला की तीनों शैलियां पढ़ ली। कौन कौन सी? द्रविड़ कला शैली, नागर कला शैली, नागर स्थापत्य शैली, द्रविड़ स्थापत्य शैली और बेसर स्थापत्य शैली। ठीक है, अब हम जो हमारा अगला वाला सेक्शन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।